सभी को नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। सबके अंत में संस्कृत शिक्षण विधियों वाला टॉपिक आज अध्यापन के रूप में लिया है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट के प्रश्न पत्र में यद्यपि 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के और 15 व्याकरण के होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 20 व्याकरण से और 10 शिक्षण विधियों के होते हैं। लेकिन फिर भी हम 15 को आधार मानते हुए जिस प्रकार के प्रश्न रीट में प्रश्नव्य होते हैं उन पर हम पूर्ण रूप से व्यापक चर्चा करेंगे, ताकि शिक्षण विधियों से संबंधित हमारा प्रश्न सही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि शिक्षण विधियों का जो मैटर आपने पढ़ा है उस मैटर से संबंधित जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उस पर क्वेश्चन प्राय जो दिया जाता है वो मैच नहीं करता है, मिलता नहीं है। उसका कारण सिर्फ यह है कि हमने शिक्षण विधि का जो मैटर है उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा है। उसको हमने ऊपरी ऊपरी और उस प्रश्न को हल करने तक ही सीमित छोड़ दिया है। शिक्षण विधियों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए, संस्कृत शिक्षण विधियों के टॉपिक को हम किस प्रकार तैयार करें, किस प्रकार उसको पढ़ें, किस प्रकार उसके प्रश्नों का उत्तर दें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसी रटी रटाई भाषा के। शिक्षण विधियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है कि कहाँ से कौन कौन से प्रश्न उसमें पूछा। हालांकि सिलेबस निर्धारित कर रखा है और सिलेबस में निश्चित रूप से दे रखा है कि आपके भाषा कौशल होंगे, भाषा कौशल के अतिरिक्त आपका मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न होंगे, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न होंगे, उसमें गद्य पद्य इत्यादि को अंगीकृत किया गया है। और उसके साथ साथ अन्य जो टॉपिक्स है जैसे अधिगम सामग्री से संबंधित है, अब उसको शिक्षण सामग्री और अधिगम सामग्री दोनों के नाम से, अभिरुचि प्रश्न है, श्यामपट्ट कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, इस तरह के सभी टॉपिकों से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। आपने देखा होगा रीट के प्रत्येक प्रश्न पत्र को देखें आप, उसमें एक प्रश्न भाषा कौशलों से संबंधित अवश्य आता है। जो चारों कौशल है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। अब कई बार ज़्यादातर इन भाषा कौशलों से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया वो बहुत ही सरल पूछा गया। उसमें केवल यही पूछा गया कि प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, चतुर्थ कौन सा है, महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। इस तरह का ही उसमें प्रश्न पूछा गया, या उनका क्रम क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, मारिया मोंटेसरी के अनुसार उसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है और अन्य के द्वारा उसका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। इससे संबंधित भाषा कौशल का प्रश्न आपने देखा होगा प्रत्येक पेपर में इससे संबंधित इसी तरह का प्रश्न आया। एक प्रश्न तो ये आया कि चारों कौशलों का हमको क्रम याद रखना है। उसमें ये देखना है कि प्रथम कौशल कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है, चतुर्थ कौन सा है। और उसका एक क्रम भी यही है कि जब बालक सुनेगा तब बोलेगा और उसके बाद वो पढ़ेगा और अंत में फिर वो लेखन कार्य करेगा। इसलिए लेखन कार्य कुछ ज़्यादा जटिल प्रक्रिया के रूप में है, इसलिए वो चौथे कौशल के रूप में लिया गया। हालांकि मारिया मोंटेसरी ने लेखन कौशल को पठन कौशल से पहले माना, तो जब इसका मत पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में जब इसका मत पूछा जाए तो वहाँ उसको हम तीसरे कौशल के रूप में लेखन कौशल को मानेंगे, क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने कहा कि पठन से ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखन है और लेखन कौशल पर ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा मारिया मोंटेसरी का। उसने छोटे छोटे बच्चों पर लेखन में प्रत्येक अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लेखन कार्य को सिखाया गया, जिससे उसने उसको स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के रूप में दर्शाया है। तो जहाँ तक इनके क्रम का या कौशल से संबंधित प्रश्न का जो क्रम है उस पर हम कैसे तैयारी करें, कौशलों से संबंधित किस प्रकार की तैयारी हमको करनी चाहिए ताकि उससे आने वाला प्रश्न हम राइट कर सकें। तो मेरा कहना है इसके कौशलों से संबंधित में, हालांकि सरल
सरलतम जो क्वेश्चन है वो कौशलों से संबंधित ही होता है, इसमें प्रत्येक पेपर में आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी हम कौशलों से संबंधित आने वाले जो संभावनाप्रद जो क्वेश्चन हैं उन पर सभी पर विचार विमर्श करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। आज केवल मैं इसका एक प्रस्तावना और भूमिका के रूप में आपको शिक्षण विधियों के पूरे चैप्टर को एक सार के रूप में बता रहा हूं। तो इसमें देखिए, कौशल से संबंधित एक तो सामान्य क्रम हुआ मनोवैज्ञानिक क्रम के रूप में, और एक मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्रम हुआ। तो जहां भी जैसा भी प्रश्न हो उसके आधार पर हमको ये राइट करना है, क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि जो लेखन से पहले जो आप पठन सिखाते हो वो केवल बार्किंग ऑन प्रिंट से है। उसने कहा कि वो केवल मुद्रण पर भौंकना है, इसलिए उसने इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। उसने कहा कि पहले बालक को पठन से पहले लेखन सिखाया जाना चाहिए। इसलिए उसके मत में तीसरा कौशल लेखन कौशल होता है और चौथा कौशल उसका पठन कौशल माना गया। इसके बाद कौशलों से संबंधित जो अन्य जो क्वेश्चन है, ये तो एक सामान्य क्वेश्चन हुए कि प्रथम कौन सा है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, मोंटेसरी के अनुसार क्रम क्या है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन उस पर आते हैं कि जो ध्वनि पर आधारित कौन सा है, लिपि पर आधारित कौन सा है, इस तरह के कौशलों के आधार पर। तो लिपि पर आधारित, लिपि किसको कहेंगे हम? ध्वनि के आधार पर ध्वनि श्रवण और भाषण के रूप में है, जबकि लिपि के रूप में पठन और लेखन है, क्योंकि पढ़ा जाएगा वो लिपि को देख करके और लेखन में जो काम किया जाएगा वो भी लिपि के आधार पर होता है। इसलिए वो लिपि से संबंधित कौशल है, लिपि पर आधारित कौशल है और वो ध्वनि पर आधारित कौशल है। इसके बाद कौशलों से संबंधित जैसे प्रश्न है उसके टॉपिक के आधार पर हम उसको तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौशलों पर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये निश्चित होता है कि आपकी जो अधिगम सामग्री है, जिसको हम शिक्षण सामग्री कहते हैं, उस अधिगम सामग्री से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित आता है। उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि अमुक सामग्री किसके अंतर्गत आती है, क्या वो श्रव्य है, क्या वो दृश्य है, अथवा वो दृश्य श्रव्य है। इस तरह का प्रश्न आता है उसमें, और उसमें सिर्फ आपको ये तैयार करना है हिंदी की जो सहायक सामग्री या अधिगम सामग्री है, वही सामग्रियां इधर है, उनका संस्कृत नाम याद रखना है हमको। जैसे जहाँ पर उधर जो से आता है आपका लिंग्वा फोन आता है, उस लिंग्वा फोन के आधार पर भाषा पंजी का इधर जो नाम दे रखा है, सीता वाद्यम जो नाम दे रखे हैं, इस तरह के जो संस्कृत नाम हैं उनको हमको उनके रूपांतरण के रूप में उनके नाम संस्कृत माध्यम में याद करने हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो पेपर होगा वो माध्यम संस्कृत में होगा, उसका प्रश्न भी संस्कृत में आएगा, उत्तर भी उसके संस्कृत में आपको देने होंगे। इसलिए उसकी तैयारी हम कैसे करें? उसमें सीधी सीधी बात यही है कि हम जितनी भी शिक्षण सामग्रियां हैं एक के साथ दोनों तैयार हो रही है। भाषा की सामग्रियां प्राय एक जैसी होती है, कुछ ही अंतर होता है। तो हिंदी की जो शिक्षण सामग्रियां हैं, अधिगम सामग्रियां हैं, उनका हिंदी का संस्कृत ट्रांसलेट जो हमारी किताबों में, गाइडों में, सब में दिया हुआ है, उनको आधुनिकतम जो ज़्यादा अद्यतन पुस्तक है उसके मार्फत उसको पढ़ें। हमारी जो ये पुस्तक है संस्कृत निष्ठा, इसमें हमने चार्ट के अनुरूप पूरे जितनी भी अधिगम सामग्रियां हैं उन अधिगम सामग्रियों को संस्कृत और हिंदी के रूप में रूपांतरित करते हुए संस्कृत नाम और हिंदी नाम और उसके एक तरह से व्याख्या के रूप में भी उसका प्रयोग किया गया है कि कहाँ पर कौन सा उत्तर आपको भरना है। कई बार ऐसा होता है जैसे कोई चित्र का नाम है, आकृति विस्तारक यंत्र है, चित्र विस्तारक यंत्र है, उनका अंग्रेजी नाम हमको प्राय याद रहता है लेकिन हिंदी नाम एपिडायस्कोप जैसे शब्द हैं, उनको आप उसी के रूप में ट्रांसलेट करें, उसी के रूप में आप उसको याद करें। निश्चित रूप से आप शिक्षण सामग्री, अधिगम सामग्री का जो आपका प्रश्न है, ये भी एक निश्चित प्रश्न है, निश्चित आता है एक अधिगम सामग्री के रूप में। वो पूछता है कौन सी अधिगम सामग्री किसके अंतर्गत आएगी। तो वहाँ जैसे अब इसमें कई ऐसे क्लूज भी हैं जिससे हम सीधा देख करके भी कई बार उत्तर भर सकते हैं। जैसे कई बार सामग्री के पीछे, उसके पीछे फोन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे को हम देख करके समझ सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ ये श्रव्य सामग्री हो सकती है। कई बार कुछ में देखने से संबंधित ही, जैसे आपके चित्र हैं, आपके मॉडल्स हैं,
इस तरह का जो आपके अखबार है, आपकी पुस्तक है, वो किस तरह का सामग्री है, तो वहाँ उसको हम दृश्य सामग्री के रूप में उससे एक बार उसको केवल रटना नहीं है, एक बार समझना भी है कि किस तरह की सामग्री कहाँ पर अपेक्षित होती है और उसका कौन सा नाम दिया जाए, उसको दृश्य या श्रव्य दिया जाए, या दृश्य दिया जाए, या फिर श्रव्य दिया जाए। एक दूसरा क्वेश्चन आपका इससे संबंधित होगा। अब इसमें कई बार ऐसा, ये तो निश्चित है कि ज़्यादातर जो प्रश्न आए अब तक उनमें यही बताया गया कि ये सामग्री किस श्रेणी में आती है। लेकिन कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि इन सामग्रियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रश्न को थोड़ा विस्तारित कर दिया जाता है। आपका शिक्षण कार्य है वो ज़्यादा रुचिपूर्ण बने, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी होती है, दृश्य होती है, एक श्रव्य होती है, या दृश्य श्रव्य होती है, या अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इस तरह का प्रश्न भी उसमें जो समझदारी का प्रश्न होता है, क्योंकि हमारे जो पाठ्य योजनाएं हम जो बनाते हैं, आपके इस रीट के सिलेबस में पाठ्य योजनाओं से संबंधित भी प्रश्न है। तो मैंने आपको ये 2-3 बातें बताई। एक तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, एक प्रश्न इसमें से होगा कौशल से संबंधित, और उसमें ज़्यादातर क्रम से संबंधित होगा। दोनों ही तरह के क्रम होंगे, इसमें मनोवैज्ञानिक वाला होगा और एक होगा मारिया मोंटेसरी का, और एक होगा वो लिपि पर आश्रित अथवा ध्वनि पर आश्रित उसके रूप में। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें से होगा, दूसरा बताया मैंने आपको अधिगम सामग्री। अधिगम सामग्री से संबंधित जो आपका प्रश्न होगा वो किस तरह का होगा, उसका संस्कृत नाम, हिंदी का जो शब्द है उसका संस्कृत नाम के रूप में उसका रूपांतरण आपको करना है। उसका जो हिंदी नाम है उसको संस्कृत नाम में किस तरह का दिया हुआ है, उसके रूप में आपको अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है। कि जहां पर जैसे पूछा जाता है कि बताओ चलचित्रम किस प्रकार की सामग्री है, दृश्य है, श्रव्य है, या दृश्य श्रव्य है। तो याद रखें, चलचित्र है, टेलीविजन है, इंटरनेट से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं वो सब दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आएगी। आजकल जैसे फोन का नाम उस टाइम पर जैसा फोन चल रहा था उसके रूप में वो श्रव्य था, लेकिन अब वो आपका दृश्य श्रव्य के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है, ऑडियो वीडियो के अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरह की जो सामग्रियां हैं जैसे सीडी वगैरह है, तो इस तरह का उनका नाम क्या है जैसे सीडी को सांद्र ध्वनि मुद्रिका इस तरह का नाम दिया हुआ है। तो नाम को याद रखें हम, जब तक हमको उसका नाम याद नहीं होगा तब तक हम उसका राइट उत्तर नहीं कर सके। हालांकि हमको आता है कि ये सीडी इस तरह की सामग्री है, लेकिन उसका संस्कृत नाम हमको याद रहना चाहिए। जहां पर मैजिक लैंटर्न जो नाम दिया गया, अब वो अंग्रेजी वर्ड है, उसका हिंदी रूप में प्रयोग किया गया, लालटेन के रूप में प्रयोग किया गया, यहाँ दीपक यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं उसका। तो इस तरीके से उनके जो नाम दिए हुए हैं उसके आधार पर आपका दूसरा क्वेश्चन एक अधिगम सामग्री से संबंधित होता है। निश्चित रूप से अधिगम सामग्री में सिर्फ आपका क्वेश्चन इस तरह का आने वाला है कि उसमें आपको ये बताना है अमुक सामग्री किस प्रकार की सामग्री है। अगर उसको थोड़ा सा और विस्तारित करते हैं तो उसका संबंधित क्वेश्चन दूसरी तरह का भी होगा कि अधिगम सामग्री का प्रयोग करने पर शिक्षण होता है, और उसमें 3 ऑप्शन उसके राइट वाले होंगे, एक उसका गलत उत्तर होगा उसको भरना है, या फिर 3 गलत होंगे एक राइट होगा उसको आपको उत्तर। अधिकतर ज़्यादातर जो राइट से 2 अगर राइट हो गए तो तीसरे पे भी आपको चर्चा नहीं करनी है, उस पर लास्ट का जो डी ऑप्शन आता है उसमें लिखा रहता है उपयुक्त सभी, तब 2 राइट है तो इसका मतलब तीसरा भी राइट है। फिर अगर उसमें ए बी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर उसमें आपको डी भरना है। इसके बाद सबसे पहला कौशल से संबंधित, दूसरा अधिगम सामग्री से संबंधित, तीसरा जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है आपका किसी समिति का नाम से, किसी शिक्षाविद के नाम से। उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है किसी आयोग के माध्यम से। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, आपने देखा होगा पिछली रीट में एक प्रश्न पूछा गया था कि आचार्य नरेंद्रनाथ समिति, कब आचार्य नरेंद्रनाथ समिति ने किस वर्ष में मूल्यांकन पर कार्य किया था या अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो उनके आपको कब आया वो आयोग, कब उस समिति का गठन हुआ, कौन सा शिक्षाविद था, एक चैप्टर इस तरह का।
तो ज़्यादातर जितनी भी अभी तक की जो पुस्तकें थी उनमें प्राय इस टॉपिक को गौण किया गया। गौण इसलिए किया गया क्योंकि रीट के सिलेबस में ऐसा टॉपिक, ऐसा इस तरह का कोई पाठ्यक्रम में बिंदु नहीं है, इसलिए उन्होंने भी इसको नज़रअंदाज किया। लेकिन मैंने देखा कि प्राय इस तरह का प्रश्न आता है, तो मैंने उसका एक चैप्टर अलग से दिया, संस्कृत भाषा में शिक्षाविदों का योगदान। इस तरह के एक चैप्टर दिया है आपके शिक्षण विधि की इस पुस्तक में, संस्कृत निष्ठा में। तो उसमें यह अलग से बिंदु दिया है, उसमें सभी प्रकार की समिति, सभी प्रकार के शिक्षाविद, आयोग से संबंधित जिन्होंने संस्कृत के बारे में क्या विशेष भूमिका निभाई, संस्कृत को किस प्रकार से विशेषता के रूप में उन्होंने दर्शाया है, ऐसे ये एक तीसरा बिंदु जिसका एक तीसरा क्वेश्चन आपका होगा, उसको आपको समिति, शिक्षाविद और आयोग इसके रूप में। अब जैसे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है संस्कृत आयोग। अब संस्कृत आयोग 1 अक्टूबर 1956 को गठित हुआ था और सुनीति कुमार चटर्जी उसके अध्यक्ष थे, जो पश्चिम बंगाल के थे। 9 सदस्य उसमें काम कर रहे थे, राजस्थान का उसमें कोई सदस्य नहीं था। और उसने ये कहा था कि संस्कृत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, संस्कृत को कक्षा 10 में अनिवार्य माना जाना चाहिए, संस्कृत के ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। इस तरह के उसके प्रतिवेदन के बिंदु थे। तो ऐसे प्रश्न इस संस्कृत आयोग से संबंधित, कब गठित हुआ, कब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, क्या विशेष बातें थी, कौन अध्यक्ष था, कितने सदस्य थे, राजस्थान से जोड़ें तो राजस्थान का उसमें क्या प्रतिनिधित्व, ऐसे प्रश्न 5-6 तरह के जो प्रश्न है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो उसमें हमको ये याद रखना है कि संस्कृत आयोग 1 अक्टूबर 1956 को गठित हुआ था। अक्टूबर 57 में उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उसने ये 4-5 बातें महत्वपूर्ण रूप से दी थी, जिनके ऊपर सरकार को अमल करने के लिए कहा गया था। राजस्थान को उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके बाद संस्कृत आयोग 56-57 में आया था और संस्कृत पर विशेष बातें इसी ने ही कही थी। इसके बाद कुछ अन्य आयोग थे। 1952-53 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग आया था, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। उसने उसका महत्वपूर्ण योगदान किस पर था, विशेष चर्चा क्या रही, उस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो उन्होंने द्विभाषा सूत्र पर संशोधन किया था और द्विभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा का होना अनिवार्य, ऐसा उसने कहा था। शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को लिया गया था। ऐसा भी प्रश्न आता है कि त्रिभाषा सूत्र कौन से आयोग में या कब अस्तित्व में आया था, किसने पहली बार उसको अपने उसमें प्रस्तुत किया था। तो यद्यपि चर्चा तो संस्कृत आयोग के समय से ही हो रही थी, त्रिभाषा सूत्र की एक गठन सा चल रहा था, लेकिन 64-66 का जो कोठियारी आयोग था उसमें उसको अमल में लाया गया था। तो अब यहाँ देखिए, इस आयोग से पहले लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने 1952-53, अब 52-53 वाली बात यह है कि यहाँ थोड़ा सा हम इस तरह से कुछ पढ़ने का तरीका याद करें कि इसमें इस तरीके से है ये कि यहाँ ये नवंबर, इसके बाद सितंबर और इसके बाद जुलाई। संस्कृत आयोग केवल अक्टूबर के रूप में। तो यहां से हमने इसको माइनस करते, एक एक मंथ का माइनस हो रहा है। नवंबर के बाद अक्टूबर नहीं, फिर सितंबर, सितंबर के बाद यहाँ अगस्त नहीं, फिर जुलाई। ये इनका क्रम था। जुलाई में आया था आपका कोठारी आयोग और सितंबर में आया था आपका मुदालियर आयोग और नवंबर में आया था विश्वविद्यालय आयोग, जिसको राधाकृष्ण आयोग भी कहा जाता है। तो राधाकृष्ण आयोग नवंबर 1948 में आया था और नवंबर 48 के बाद में ये आपका सितंबर 1952 में मुदालियर आयोग आया और जुलाई 1964 में आपका कोठारी आयोग आया था। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम से इसको कोठारी आयोग कहा गया। और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम से इसको मुदालियर आयोग कहा गया। इस विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे राधाकृष्ण, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, उनके नाम से इसको राधाकृष्ण आयोग भी कहा गया। तो अब पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन आया सबसे, तो वहाँ नवंबर में ही आया था। इसके साथ साथ आचार्य नरेंद्रनाथ समिति भी 1948 में आ गई थी। तो ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद में होने वाले परिवर्तन थे शिक्षा के रूप में। भारत सरकार ने इन आयोगों का गठन किया गया था। इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है
जो एक क्वेश्चन जो इसमें से आएगा वो या तो किसी शिक्षाविद के नाम से आएगा या किसी आयोग के नाम। तो आयोग आपने ये 4 आयोग पढ़े। 4 आयोग में एक संस्कृत आयोग, एक विश्वविद्यालय आयोग, एक मुदालियर आयोग जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, एक कोठियारी आयोग जिसको शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसके पश्चात जैसे ही अब एक आयोग पहले स्वतंत्रता से पहले भी आया था, वो प्राय 1888 में आया था अंग्रेजों के समय में, उसका नाम था हंटर आयोग। तो वो उसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना गया था। भारतीय शिक्षा आयोग 1888 में एक इंग्लिश शिक्षाविद था हंटर, उसके समय में आया था, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया था हंटर आयोग। तो याद रखें, एक है भारतीय शिक्षा आयोग, एक है माध्यमिक शिक्षा आयोग, एक है शिक्षा आयोग, एक है विश्वविद्यालय शिक्षा। तो नाम याद रखें, अगर भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से प्रश्न आता है तब वो हंटर आयोग होगा, और शिक्षा आयोग के नाम से क्वेश्चन आता है वो आपका कोठारी आयोग के नाम से होगा, और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का आता है तब उसको आपको क्या बताना है, ये मुदालियर बताना है, और इसमें आपको विश्वविद्यालय आयोग का आता है तब उसको आपको इसमें बताना है। इसमें ही हमने इसको एक जोड़ रखा है कि इसके अंतर्गत एक राम मूर्ति आयोग था जिसने संस्कृत की अच्छी तरह से पैरवी की थी। इसके इसी संदर्भ में एक दूसरा क्वेश्चन यह है कि यहां अब तक इसी में लेकर तीसरे बिंदु में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका कि बताइए भारत में आज तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी। तो आज तक भारत में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, और 3 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1968, 1986 और 2020। तो ये अच्छा संयोग है कि 2020 पर आज ही कैबिनेट में मोहर लगी है, और 2020 की नई शिक्षा नीति पर कैबिनेट की मोहर आज ही लगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। तो 1968, 1986, 2020। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें कोई शिक्षा नीति नहीं बनी, या शिक्षा नीति से संबंधित वर्ष कौन सा नहीं है। तो वहाँ याद रखें 68, 86 तो एक दूसरे का विलोम है, यह 68, 68 है, यह 8, 6 है, और इसके बाद 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रश्न अब की बार आ सकता है, क्योंकि ये सब गौण है इसके सामने। क्योंकि पता है आपको 34 साल बाद शिक्षा नीति में एक परिवर्तन पाया गया, तो 34 साल का प्रश्न भी आ सकता है कि 2020 की जो शिक्षा नीति है वो कितने वर्षों बाद एक नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाई है। 34 वर्षों बाद बनाई। दूसरी बात, 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 शिक्षा पद्धति को मान्यता दी गई थी। उससे पहले 10+2 नहीं था, उससे पहले 10+1 था। 1986 की शिक्षा नीति से पहले अध्ययन की जो प्रक्रिया थी उसमें 10+1+3 हुआ करता था, लेकिन 1986 की शिक्षा नीति के बाद 10+2+3 हुआ। यहां से ही 1986 की शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया था उसी से हमको सीनियर सेकेंडरी एग्जाम देना पड़ा। पहले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जाम होता था, दोनों बोर्ड के होते थे, लेकिन 1986 की शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया उसने कक्षा 10 और कक्षा 12 इन दोनों को बोर्ड के रूप में माना। 86 से पहले कक्षा 10 बोर्ड होता था, कक्षा 11 बोर्ड होता था, लेकिन 86 की शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुआ उसके बाद कक्षा 10 और कक्षा 12 को बोर्ड बनाया गया, और ये 10+2 यहीं से प्रारंभ हुआ। इससे पहले 10+1+3 था, अब 86 की शिक्षा नीति से 10+2 हुआ। इसके बाद अब यहाँ पर 2020 में 5+3+3+4 इस तरह की स्थिति हो गई। इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 2020 की शिक्षा नीति के रूप में, यानी बालक को यहाँ 5 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 9th, 10th, 11th, 12th, लास्ट का जो 4 है इसका मतलब है 9th, 10th, 11th, 12th। अब याद रखो 9th, 10th, 11th, 12th के रूप में केवल 12th ही बोर्ड होगा, अब 10th बोर्ड नहीं होगा। इससे पहले ये 6, 7, 8 के रूप में,
और ये 3, 4, 5 के रूप में, और ये कक्षा 2 तक LKG से लेकर के UKG, फर्स्ट सेकंड, इस तरह का 5 वर्ष का पाठ्यक्रम। तो इस तरीके से ये 15 वर्ष का ये शैक्षणिक पाठ्यक्रम होगा सीनियर पास करने के लिए। ये 2020 की शिक्षा नीति का एक फॉर्मूला है, 10+1, 10+2 और 5+3+3+4, इसके रूप में इसका 2020 की शिक्षा नीति में ज़्यादातर जो प्रश्न है वो इस तरह का आ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन। 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप बनाया था उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन। आपको पता हो के कस्तूरीरंगन किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये पहले इसरो के अध्यक्ष थे, और ऐसे व्यक्ति को ही यहाँ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप का अध्यक्ष बनाया, जिसने मई 2019 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उस पर चर्चा हुई और आज कैबिनेट की मोहर उस पर लगी। इस तरीके से 2020 की शिक्षा नीति कहेंगे इसको। तो अब तक स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद और आज तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी, 1968, 1986 और 2020। याद रखें इसको, ऐसा प्रश्न हो सकता है कौन सा वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित नहीं है, तो तीनों को याद रखें। इसके बाद देखिए, तो ये अब की बार 2020 से संबंधित कोई प्रश्न आ सकता है, तो याद रखें उसके अध्यक्ष का नाम, याद रखें उसके डेट का नाम, याद रखें उसमें क्या परिवर्तन होना है उसके रूप में, याद रखें उसमें इसके कस्तूरीरंगन में क्या ऑप्शन है, उसमें देगा 10th बोर्ड को हटाना, 12th बोर्ड को हटाना, तो याद रखें उसमें 10th बोर्ड को हटाया गया, 12th ही बोर्ड होगा। उसके साथ साथ 10th बोर्ड को हटाया गया, एक कॉलेज एजुकेशन में MPhil को हटाया गया, इसको हटा दिया गया है वहाँ से। और कॉलेज का जो एजुकेशन है वो 3 वर्ष का होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फाइनल के रूप में, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट के रूप में होगा, सेकंड ईयर डिप्लोमा के रूप में होगा, थर्ड ईयर में उसको एक डिग्री दी जाएगी। और उसमें यह भी कहा है कि अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए 4 ईयर का कोर्स होगा। तो उसको अगर कोई MA करता है तो उसको 4 साल का BA का डिग्री सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और उसके बाद वो 1 साल में MA कर लेगा। और एक विशेष बात और है 2020 की शिक्षा नीति की, कोई भी विद्यार्थी बीच में किसी पाठ्यक्रम में दूसरे पाठ्यक्रम को भी कर सकता है। ये इसमें सुविधाएं प्रदान की गई हैं, और ये एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में प्रारंभ हो गई है। तो एक क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था वो समिति, शिक्षाविद, आयोग, इनसे संबंधित कोई प्रश्न आएगा, उनको आपको किस तरीके से तैयार करना है, अपना एक पढ़ने का एक शेड्यूल बनाएं कि हमको पढ़ना है शिक्षाविद और आयोग, तो हम बिल्कुल 1947 से प्रारंभ करें, और एक क्रम से, जैसे कथा का वाचन होता है, कोई कथा का प्रारूप होता है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ऐसे उसके लिंक को जोड़ते चलें। निश्चित रूप से आपको एक कथा के रूप में, प्रतिवेदन के रूप में ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। इसके बाद देखिए चौथा जो क्वेश्चन है इसका, ये मैं वो बिंदु बता रहा हूँ जिनसे आपके 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के अंतर्गत पूछे जाते हैं और श्योर होते हैं कि कौन सा आना है। तो ये देखा होगा आपने, प्रत्येक पेपर में देखें, कौशल से संबंधित एक क्वेश्चन है, अधिगम सामग्री संबंधित क्वेश्चन है, समिति, शिक्षाविद और आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन से संबंधित भी प्रश्न आएगा एक, और उसको 2 भागों में बांट रखा है। एक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और एक मूल्यांकन। इसमें किस तरह के प्रश्न होंगे ये भी आप निश्चित कर लें। यद्यपि कई बार आपको संस्कृत में माध्यम में पेपर होने के कारण उसके ऑप्शनों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है, तो अच्छी तरह से उसको क्या है, उस ऑप्शन को आप 2-2 बार पढ़ें तो निश्चित रूप से उसका अर्थ समझ में आएगा और आप सही उत्तर की तरफ चलेंगे। हम क्या करते हैं, हमको रटे रटाया जो प्रश्न होता है उस पर हम उसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें उसी के पर्यायवाची दे रखे हों, उसी के बिंदु को अच्छी तरह से दूसरे बिंदु में ढाल रखा हो, उसका वाक्य दूसरा बना रखा हो, तो वहाँ उसको आपको ध्यान रखना है, उसके पर्यायवाची के रूप में भी उस प्रश्न को तैयार करना है। तो मूल्यांकन से संबंधित जो आपका प्रश्न होगा, उस मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न में याद रखें कि यहाँ एक क्वेश्चन तो इस तरह का होता है कि मूल्यांकन और मापन, उसमें क्या अंतर है, क्या भेद है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, एक व्यापक है, जबकि वो मापन वाली जो प्रक्रिया है वो इससे विपरीत है दोनों में, क्योंकि वो एक सीमित क्षेत्र में भी हो सकती है। तो मूल्यांकन से संबंधित अब एक प्रश्न बार बार कई बार इस तरह का आता है जिसमें
विद्यार्थी परेशान भी होते हैं, आरपीएससी भी कई बार क्या उत्तर मानती है, किस तरीके से मानती है, और वो प्रश्न है मूल्यांकन का प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार के रूप में कई बार आरपीएससी ने भी उन प्रश्नों को कई बार चेंज किया। एक बार तो ऐसा ही प्रश्न किया कि अब मूल्यांकन के प्रकार तो दो प्रसिद्ध हैं वैसे, लिखित और मौखिक मूल्यांकन के रूप में, एक पाठांतर्गत और पाठोपरांत के रूप में। जब क्लास में पढ़ाई होती है तब उसको पाठांतर्गत और पाठोपरांत के रूप में देते हैं, एक मौखिक और लिखित के रूप में देते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया जिसमें 2 ऑप्शन था ही नहीं, 3, 4, 5, 6 के रूप में ऑप्शन था। कई जगह पर उसके 4 भी ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, लेकिन फिर भी 2 जहाँ ऑप्शन हो उसको हम ज़्यादा राइट करें, और जहाँ 2 ऑप्शन हो ही नहीं तो वहाँ ज्ञानात्मक, भावात्मक और कलात्मक उसके रूप में तीन जो उत्तर देते हैं, जहाँ बीएस ब्लूम ने 3 शिक्षा को त्रिआयामी प्रक्रिया बताया, उसके आधार पर भी वहाँ ज्ञान, भाव और क्रिया के रूप में उसका 3 प्रकार से उसको बांटा जा सकता है। ये उत्तर भी उसमें दिया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन में ही आगे का जो प्रश्न है उसको हम कैसे करें, कि जैसे मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत एक ये आता है कि इतने अंक से इतने अंक के बीच में बताओ उसको कौन सी श्रेणी दी जाएगी। उसको A1, B1, B और C1 इस तरह का नाम आता है। डी पर कोई नहीं होता, डी पर केवल डी होता है, D1, 2 नहीं होता है। तो ऐसे जो उत्तर हैं उनको हम निश्चित कर लें कि यहाँ 91 से 100 तक के अंक को A नंबर देना है, उसके रूप में A+ के रूप में प्रयोग करना है आपको, और उसकी एक सारणी बना लें 10-10 अंकों की, उधर भी एक सारणी बना लें, और नीचे से 0 से 22 और 22 से 33 उसका जो लास्ट का E1, E2 वाला चैप्टर है उसको आपको इस तरीके से मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रश्न दूसरा भी आने वाला है। उसमें यह भी पूछा जा सकता है भाई इसको राजस्थान सरकार ने कब लागू किया था, केंद्र सरकार में कब से है, कक्षा 9 में कब से प्रारंभ हुआ, कक्षा 10 में कब से प्रारंभ हुआ, सीबीएसई में क्या पैटर्न होता है, उसमें FA और SA क्या होता है, योगात्मक क्या होता है, रचनात्मक क्या होता है, उसमें रचनात्मक के कितने पेपर्स होते हैं, योगात्मक के कितने होते हैं, क्या क्या उनमें परसेंटेज रह सकता है। इस तरह के कई प्रश्न मूल्यांकन के अंतर्गत बनते हैं। मूल्यांकन के टॉपिक को हमको इस तरीके से हल करना है, इस तरीके से तैयार करना है ताकि मूल्यांकन का हर प्रश्न हम राइट कर सकें, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर जितना भी उसका भेद आदि जो प्रक्रिया है, उसकी जो विशेषता है मूल्यांकन की, कि मूल्यांकन वैध होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए, उसमें उपयोगिता होनी चाहिए, उसमें विभेदीकरण होना चाहिए, ये सब इसकी विशेषताएं। तो अब उनकी जो विशेषताएं हम पढ़ेंगे उसमें एक शब्द ऐसा डाल देगा जो उसकी विशेषता नहीं होगा, और फिर पूछेगा इसमें से मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं हो सकती। तो उसके रूप में उसका जितना भी आपको मूल्यांकन का जो टॉपिक है उसको आपको इस तरीके से हल करना है। चौथा क्वेश्चन आपका मूल्यांकन से संबंधित होगा, उसके चैप्टर को आपको इस तरीके से तैयार करना है। आज हम इसकी पूरी आप संस्कृत शिक्षण विधियों का जो टॉपिक है उसका मैं ये इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। फिर एक एक टॉपिक को हम एक एक दिन में उसको क्लियर करेंगे, जो छोटा टॉपिक होगा उसके आधार पर। तो ऐसी स्थिति में देखिए इसके आगे मूल्यांकन से संबंधित जो प्रश्न हुआ, 5वां जो क्वेश्चन है उसमें 5 और 6 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ये शिक्षण विधियों से संबंधित होंगे। अब शिक्षण विधियों का जो प्रश्न है, वो शिक्षण विधियों का जो प्रश्न होगा उसमें आप थोड़ा ध्यान रखने की बात है। इसमें सबसे पहला काम हमको ये करना है कि एक तो सबसे पहला आया कि संस्कृत शिक्षण की विधियां कौन सी है, तो उसमें हमको संस्कृत शिक्षण की जो विधियों का जो चैप्टर है उसको 2 भागों में बांटे। सबसे पहले एक तो पहला जो प्रसंग है वो ये रखें जिसमें ये बताना है आपको कि संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि तो कौन सी है, नवीन कौन सी है, और कुछ नए नए उपागम और क्या विकसित हुए बाद में, उन पर आपको चर्चा करनी है। तो जैसे प्राचीन के अंतर्गत हमने एक विधि का नाम पढ़ रखा है पाठशाला विधि। अब पाठशाला विधि के कई अंग भी हैं, जैसे उसमें सूत्र विधि का भी नाम आता है, पारायण विधि का भी नाम आता है, व्याख्या विधि उसमें भी आती है। इस तरह की जो विधियां हैं तो उनमें कई बार क्या होता है, किसी शिक्षण विधि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कोई महत्वपूर्ण बात होती है विशेष, उससे आधार पर प्रश्न। जैसे मान लो यही कहा कि प्राचीन परंपरागत विधि किसको कहते हैं, पांडित्य प्रणाली किसको कहते हैं, तो वहाँ पाठशाला विधि से संबंधित। अब पाठशाला विधि ऑप्शन नहीं आए, कई बार प्रश्न घुमा देता है, तो उसका कोई भी जो प्राचीन भेद है,
जैसे पारायण विधि है, उसके रूप में हम ले सकते हैं, जैसे सूत्र विधि है। अब सूत्र विधि के रूप में पूछ लेता है कि बताओ ऐसी कौन सी विधि है जो गागर में सागरवर्ती है। हिंदी के रूप में ऐसा होता है। समुद्र में उसको कहेंगे घटे समुद्र पूर्णम, घटे समुद्र पूर्णम इत्यस्य कृते कै विधि प्रसिद्ध है। तब हमको उत्तर भरना है सूत्र विधि क्योंकि सूत्र का मतलब है एक विस्तृत विषय वस्तु को एक फॉर्मूला के रूप में विकसित करना। तो वहाँ घट का मतलब घड़ा है, समुद्र का मतलब समुद्र है। गागर में सागर का जो ट्रांसलेट है वो घटे समुद्र पूर्णम है। इस तरीके से हम शिक्षण विधियों का पहला प्रश्न तो ये तैयार रखें। इसके बाद देखिए अब आता है हमारा शिक्षण विधियों में अलग अलग, जैसे कथा शिक्षण क्या है, नाटक शिक्षण क्या है, और नाटक शिक्षण के साथ साथ व्याकरण शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, उनकी विधियों से संबंधित एक आपको ये काम करना है कि जो शिक्षण विधियां हैं उसमें जैसे आपको कह दिया कि बताओ ये आपका पद्य शिक्षण है और इस पद्य शिक्षण में बताओ पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। अब उसने 4 ऑप्शन दिए कि पद्य शिक्षण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है या कौन सी नहीं है। मान लो पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है और उसने यहां एक प्रश्न किया, देखो एक किया गीत विधि, एक किया भाष्य विधि, एक किया उसने कक्षा अभिनय विधि और एक किया तुलना विधि। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करें हम? इस तरह के प्रश्न में हमको याद रखना है कि जो भी जिस तरह की शिक्षण विधि है जिससे संबंधित पद्य से, तो पद्य की शिक्षण विधियां जो 8-9 जो शिक्षण विधियां हैं उनके नाम को याद रखना है कि इससे संबंधित विधियां यही है। उसके अलावा जो नाम आ गया इसका मतलब वो पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। तो कक्षा अभिनय यह आपकी नाटक की विधि है, इसलिए यहां कक्षा अभिनय नाटक की विधि के अंतर्गत आएगा। जबकि वहां पद्य शिक्षण की जो विधियां पढ़ते हैं उसमें भाष्य विधि का नाम आता है, भाष्य विधि का दूसरा नाम पूछ लेता है, उसको व्यास विधि कहते हैं। और यहाँ तुलना विधि के रूप में, और गीत विधि सबसे पहली विधि है पद्य शिक्षण की जो प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों में पद्य शिक्षण को गीत विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब जैसे प्रश्न आता है व्याकरण शिक्षण के रूप में, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है, ऐसी व्याकरण शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाता अपितु भाषा के साथ पढ़ाया जाता है। इस तरह के कई प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनके आधार पर ही आपको इनकी तैयारियां करनी है। यहाँ इस शिक्षण विधि के आधार पर जब भी आप ऐसा कोई प्रश्न रखेंगे, गद्य शिक्षण आता है। अब गद्य शिक्षण में पूछा जाता है बताओ गद्य शिक्षण में तो एक केवल गद्य का पाठ है, उसका अध्यापक सबसे पहले आदर्श वाचन कराता है, छात्र उसका अनुकरण वाचन करते हैं और उसके पश्चात वो त्रुटि संशोधन करता है। और त्रुटि संशोधन के पश्चात का जो मैटर है वो गद्य के पाठ में है क्या, गद्य के पाठ में है कोई विशेष शब्द आया हो जिसका अर्थ बालक को नहीं आ रहा हो, उसके लिए गद्य में शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो काठिन्य निवारण को दूर करने के लिए, काठिन्य निवारण के लिए जो विधियां काम में ली जाती है वो गद्य शिक्षण की विधियां होती है। उनको 3 भागों में बांट रखा है, उद्बोधन के रूप में बांट रखा है, प्रवचन के रूप में बांट रखा है और स्पष्टीकरण के रूप में बांट रखा है। तो उद्बोधन विधियों में, अब उद्बोधन में क्या है, कोई वस्तु दिखाकर, प्रत्यक्ष क्रिया करके, ऐसी जैसे आपको मॉडल दिखा रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं, ये सब उद्बोधन के रूप में है। तो वहाँ गद्य शिक्षण की विधियों के रूप में इस तरीके से पढ़ेंगे। पद्य शिक्षण की जो विधियां हैं उनको नाम से याद रखें। पद्य शिक्षण में बताइए पद्य का या श्लोक का अन्वय करने के लिए कितनी विधियां हैं, तो वहाँ 2 विधियों को महत्वपूर्ण माना है, दंडान्वय और खंडान्वय। और उसके रूप में पद्य के लिए खंडान्वय ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दंडान्वय व्याकरण से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पद्य शिक्षण की विधियों को हमको इस तरीके से पढ़ना है। अनुवाद की विधियां हैं आपकी, अनुवाद के रूप में जैसे कितने प्रकार के अनुवाद होते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया। अनुवाद से संबंधित विधियां कौन सी होती है। कई बार इसमें एक विधि के रूप में भी प्रयोग किया गया कि एक विधि का नाम है पाठ्य पुस्तक विधि। अब पाठ्य पुस्तक विधि को कैसे, पाठ्य पुस्तक तो सभी होती है लेकिन आजकल जो पुस्तकें लिखी जा रही है वो एक तरह से पाठ्य पुस्तक, ऐसी पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही है जो विधि का भी काम कर रही है, जिसमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं हो सकती, अध्यापक के बिना भी हम उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत है वो ऐसी पुस्तकें लिखवाई जाती है जो एक तरह से विधि का काम करती है। और उसी का पालन करते हुए, उसी के मद्देनजर हमने भी इस संस्कृत निष्ठा में
जो शिक्षण विधियों का जो चैप्टर लिखा है वो इस तरीके से प्रयोग किया है कि इसमें बालक खुद ही पढ़ करके अच्छी तरह से समझ करके अगले प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो ये भी एक शिक्षण विधि पाठ्यपुस्तक विधि के रूप में है। ऐसी स्थिति में अब देखिए, गद्य की शिक्षण विधियां आपने तैयार की, पद्य की, व्याकरण की, नाटक की, कथा की और अनुवाद की 6 शिक्षण विधियां आपके सिलेबस में है। उसमें पूछेगा कथा शिक्षण की विधि कौन सी है, नाटक शिक्षण की 4 विधियां जो महत्वपूर्ण है उसमें कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी ज़्यादा खर्चीली विधि है, किसका प्रयोग ज़्यादातर किया जा सकता है। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नाटक शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक मॉडल होता है, इस तरह के भी प्रश्न आए जिसमें अध्यापक की भूमिका होती है। वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वह कौन सी विधि है जिसमें नाटक का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है तो उसमें विद्यालय पर खर्चा ज़्यादा आता है, और एक ऐसी विधि के रूप में जिसमें उसकी शैली के आधार पर उसके पात्रों की का विवेचन ही किया जाता है, वो कौन सी विधि। तो ऐसी केवल 4 विधियां हम नाटक शिक्षण में पढ़ते हैं, जिसमें एक आपकी जो आदर्श नाट्य विधि है जिसमें अध्यापक मॉडल होता है, एक आपकी कक्षा विनय विधि है, एक आपकी रंगमंच विधि है और एक आपकी व्याख्या विधि है। लेकिन फिर लास्ट में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। अब चारों को ही नहीं माना, चारों का एक सम्मिश्रण कहा उसने और उसका नाम दिया समवाय विधि। समवाय विधि को उसमें ज़्यादा महत्व। लेकिन मान लो कई बार समवाय विधि नहीं भी आए, तब ऐसी स्थिति में हम क्या भरेंगे तो ऐसी स्थिति के रूप में फिर हम देखते हैं किस तरह का प्रश्न है, प्रश्न के आधार पर निर्णय करना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा जो विकसित विधि है, छात्रों पर ज़्यादा जो प्रभाव डाल रही है, वो तो एक तरह से रंगमंच विधि है, लेकिन वो अधिक खर्चीली होने के कारण विद्यालयों में उपयोगी नहीं हो सकती। तो फिर उसके बाद में जो नंबर 2 आता है वो है कक्षा विनय विधि। उसमें प्रत्येक छात्र सक्रिय रहता है और वो पूरे जितने भी पात्र हैं उनके संबंध में उनसे चर्चा करवाई जाती है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसमें सब बालक सक्रिय रहते हैं। इस तरीके से हमको शिक्षण विधियों के चैप्टर को तैयार करना है। शिक्षण विधियों में इन 6 तरह की शिक्षण विधियां, उनके आधार पर कौन कौन सा प्रश्न कहां पर प्रश्नव्य होता है। पहला काम, समस्त की शिक्षण विधियों का नाम याद रखें, उनके पर्यायवाची शब्द भी याद रखें। कई बार तो नाम से ही आपका ये प्रश्न राइट हो जाएगा और तब हमको बड़ी निराशा होती है जब कोई नाम से ही प्रश्न आ रहा है और वो गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम इन शिक्षण विधियों का, पद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं उसके आधार पर हम करें। इसके बाद आपका एक चैप्टर में छठे क्वेश्चन के रूप में एक पाठ योजना से संबंधित भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, और पाठ योजना भी इनकी पाठ योजना है। गद्य की पाठ योजना, पद्य की पाठ योजना, व्याकरण की, अनुवाद की, कथा की और नाटक की। तो पाठ योजना के प्राय बिंदु तो आपने सबने B.Ed STC किया हुआ है, आपने खूब पाठ योजनाएं बनाई हैं और उनके सभी जो प्रथम जो बिंदु होते हैं वो तो समान होते हैं। जैसे आपका कक्षा है, दिनांक, वार आदि जो सामान्य बिंदु है वो सबके समान है। उसके बाद आपके उसमें उद्देश्य आते हैं, जिसमें आपने पाठ योजनाएं बनाई होगी, जिसमें आपने ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिवृत्ति, अभिरुचि जैसे उन कौशलों के आधार पर आपने पाठ योजना निर्मित की है। उनमें अब नंबर 2 और नंबर 3 पर आता है उसके उद्देश्य आते हैं। एक होते हैं भाषागत और एक होते हैं विषय वस्तुगत। दोनों तरह के उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है अध्यापक को। उनकी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के लिए अध्यापक उस पाठ को पढ़ा रहा है, जो उसके मूल्यांकन से पता लगेगा कि उसके व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। वो उसके मूल्यांकन से प्रभावित होता है कि वहाँ उसकी प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई। इस तरीके से हम तो पाठ योजना में तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, अमूमन प्राय सभी बिंदु समान होते हैं, लेकिन जैसे व्याकरण की पाठ योजना, अनुवाद की पाठ योजना है, उनमें कुछ बिंदुओं पर अलग डिफरेंस पाया जाता है। जैसे एक प्रश्न होता है सामान्यीकरण या नियमीकरण, ये बिंदु किस पाठ योजना में, किसकी पाठ योजना में पाया जाता है। तो गद्य में नहीं होता है, पद्य में भी नहीं होता है, ये व्याकरण अनुवादों में पाया जाता है। व्याकरण अनुवाद के अंतर्गत सामान्यीकरण और नियमीकरण, सामान्यीकरण में प्रश्न अपेक्षित होता है, नियमीकरण में अध्यापक उसका उत्तर बताता है और उसके आधार पर जैसे मान लो पूछ लिया गया कि आपका त्वा प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है और फिर उसका जो उत्तर दिया जाता है, नियमीकरण बनाया जाता है, उसके आधार पर हम पाठ योजना का ये चैप्टर हल करते हैं। पाठ योजना से संबंधित जैसे ही हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं, उसके पश्चात जहां आगे के जो बिंदु तैयार किए जाते हैं उसमें एक आता है आपका ये अभिरुचि कौशल। अभिरुचि कौशल में प्रस्तावना कौशल है, श्यामपट कौशल है, प्रभाव कौशल है, पुनर्वलन है। इस तरह के प्रश्न इससे संबंधित होते हैं।
तो अभिरुचि कौशलों के अंतर्गत जहां भी इस तरह का कोई प्रश्न आता है, जैसे प्रस्तावना कौशल पूछा जाता है, प्रस्तावना कौशल के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है और कौन सी नहीं है, वो पूछेगा भाई इसमें पहला प्रश्न कठिन किया जाता है तो ये गलत हो गया। इसका मतलब उसके स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस होते हैं प्रस्तावना कौशल के वो सरल होते हैं, अंतिम क्वेश्चन को कठिन किया जाता है। उसको चित्र के माध्यम से भी किया जा सकता है, संवाद के माध्यम से भी कर सकते हैं, कथा के माध्यम से भी आप प्रस्तावना कौशल ला सकते हैं। फिर पूछता है कि प्रस्तावना कौशल किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है, तो वहाँ जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस तरह का सरल से कठिन की ओर, लेकिन फिर भी सरल से कठिन की ओर राइट करें या ज्ञात से अज्ञात की ओर राइट करें प्रस्तावना कौशल के लिए, तो याद रखें इसका सही सटीक उत्तर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि सरल से कठिन की ओर तो आप कर देंगे लेकिन हो सकता है किसी बालक के लिए वो सरल हो ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके पश्चात अभिरुचि कौशलों के पश्चात आपके सिलेबस में रखा है शिक्षण के सिद्धांत, और महत्वपूर्ण है, एक सिद्धांत का क्वेश्चन भी निश्चित आता है। उसमें पूछा जाता है अभ्यास का सिद्धांत है, जैसे रुचि का सिद्धांत है, आपके क्रम और चयन का सिद्धांत है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत है। इस तरह के जो सिद्धांत हैं जिसमें शिक्षण सूत्रों पर चर्चा की जाती है, शिक्षण सूत्र और उसके आधार पर प्रश्न किए जाते हैं। कई बार जो ये आपके टॉपिक्स दे रखे हैं इनसे इतर प्रश्न भी आ जाते हैं, लेकिन उनका जुड़ाव इनसे संबंधित ही होता है। उसमें किसी शिक्षाविद का नाम आ जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसकी पुस्तक का क्या नाम है, साइलेंट रीडिंग किसकी बुक है, आपका जो डॉक्टर वेस्ट है उसने कौन सी शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं, इस तरीके से उनका खेल विधि के जनक कौन है। इस तरह के जो प्रश्न है वो एक प्रश्न उस तरह का भी आता है जिसमें किसी के प्रवर्तक या जनक के रूप में पूछा जाता है। जैसे पहले पूछा गया था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का, कि जहाँ पाठ्य योजना का आविष्कारक के रूप में कौन है, तो वहाँ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान उसका राइट उत्तर था। हर्बर्ट स्पेंसर है, आपकी पंचपदीय पद्धति है, उसके आधार पर हम उसका किस तरीके से, और हर्बर्टीय पंचपदी में पूछ लिया जाता है, हर्बर्टीय पंचपदी में उसको कितने उसके अंतर हैं, तो कितने पद हैं, कितने सोपान हैं, तो उसके रूप में जो सोपान की जो स्थिति है वो कितने हैं, तो 500 सोपान का उसका नाम याद रखते हैं। उसमें 500 सोपान के रूप में जैसे आपका तुलना है, सामान्य है आदि। इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक अपन इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो देखिए इनके आधार पर ये सब आज मैंने आपको थोड़ा सा सार के रूप में पूरी सारी जो विषय वस्तु है संस्कृत शिक्षण विधियों की, इसको किया है। कल से हम इसके एक एक टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।